अच्छा यार, जो वो कंपोनेंट मिस हो गया ना, वो कोई इतना मुश्किल कंपोनेंट नहीं है, इसको मैं जल्दी से बोल देता हूँ। एक मिस्टर सलमान है, जो ऑनलाइन पे बैठे हैं उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से। मिस्टर सलमान जो है वो शेफ़ है एट टीसी कैफ़े का नाम है। और इसके जो सैलरी के कुछ डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। तो हम अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक सैलरी जो है ये सारे का सारा टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस भी सारा टैक्सेबल है, एनुअल बोनस भी सारे का सारा टैक्सेबल है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे अपने सोल्यूशन में भी इसी तरह किया है कि ये सारे का सारा टैक्सेबल कर लिया है। अभी इसके बाद जो फ्री मील्स हैं, फ्री मील, इसके बारे में हमने एक एग्जाम्पशन डिस्कस की कि फ्री सब्सिडाइज फूड अगर मिला है आपको होटल या रेस्टोरेंट से एज एन एम्प्लॉई, तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो इसलिए हमने 4.5 लाख को एग्जाम्प्ट रखा है, ठीक है। ओके, यहाँ से आगे अब हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखें, स्टाफ डिस्काउंट्स अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट्स ओन्ड बाय जेड एल। नाउ जेड एल क्या है, तेरा ऊपर देखना पड़ेगा। जमींदार लिमिटेड, ठीक है जी। सलमान वर्क्स एज हेड शेफ एट टेस्टी कैफे, जिसका ऑनर कौन है, जमींदार लिमिटेड, ठीक है जी। और जमींदार लिमिटेड इज अ कंपनी, लिखा हुआ है ना, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो जमींदार लिमिटेड का एक रेस्टोरेंट है टेस्टी कैफे, वहां पे वो जॉब करता है। अब अगली बात ये हो रही, स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट्स ओन्ड बाय जेडल, सलमान अवेल डिस्काउंट वर्थ रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या ये जो 40,000 डिस्काउंट है ये भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर आपका कौन है, वो टेस्टी कैफे है, राइट। सो होल्डिंग कंपनी आपका एम्प्लॉयर नहीं हो जाता। यानी अगर एक सब्सिडरी है उसका होल्डिंग है और आप सब्सिडरी में जॉब करते हैं, तो वो आपका होल्डिंग जो है वो आपका एम्प्लॉयर नहीं बन जाता। तो इसका मतलब ये 40,000 जो है ये तो टैक्सेबल रहेगा। ये फ्री डिस्काउंट्स जो उसको मिल रहे हैं, ये इसका बेनिफिट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस अप टू अमाउंट ऑफ 5 लाख कवरिंग हिज स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेडिकल फैसिलिटी है जी, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। द इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू दिस बेनिफिट अमाउंटेड टू रुपीज 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। द इंश्योरेंस कंपनी इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 3 लाख ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। अच्छा, अब ये सारे का सारा मामला है तो मेडिकल फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये इस पे आप रेफर कर लीजिएगा, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो फिर ये क्या रहेगी, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये कंडीशंस हम अज्यूम करेंगे कि पूरी हुई हुई हैं। सो मेडिकल फैसिलिटी जो है दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा हुआ है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा है ना, उसका तो यहाँ पे इस कंपटीशन में कोई ताल्लुक नहीं है। आपका एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम अदा करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपका मेडिकल का खर्चा अदा करेगी। इस तरह से होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब अगर आपकी कंपनी ने 70,000 रुपये प्रीमियम दिया है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, तो वो 5 लाख का तो आपके एम्प्लॉयमेंट से तो कोई लिंक है ही नहीं। वो तो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल गई क्योंकि आपकी इंश्योरेंस हुई हुई थी। वो इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंस है। आपके एम्प्लॉयर ने तो 70,000 ही खर्च किया है ताकि आपकी इंश्योरेंस हो जाए। पॉइंट नंबर 4 देखें जी, कंपनी मेंटेन कार विच वॉज परचेज बाय टीसी फॉर 2 million। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 30 जून was 5.5 million। द कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज, पार्टली फॉर पर्सनल यूज। क्या समझ आई जी आपको। कंपनी मेंटेन्ड कार है, तो इसका मतलब पार्टी फॉर ऑफिस पार्टली फॉर बिजनेस यूज, इसका मतलब 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, राइट। सो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल ये आप इनकम में शामिल कर देंगे वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस के तौर पे। एन ऑप्शन टू एक्वायर 12,000 शेयर्स ऑफ जेडएल एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आप कितने शेयर ले सकते हो, 12,000। ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन 1 फरवरी व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वॉज 104 पर शेयर। जब ऑप्शन मिला है तब आपके पास दो रास्ते हैं, या बेच दें ऑप्शन को या एक्सरसाइज कर लें। ऑप्शन की मार्केट वैल्यू का कोई टैक्सेशन पे इम्पैक्ट नहीं होता। सलमान एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 1 मार्च 2023 व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू वॉज रुपीज 110। तो 110 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू है और आपने कितने में एक्सरसाइज किया है, 98 में ना।
एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर, राइट। तो 104 में से आप सलमान एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन 1 मार्च 2023 जब फेयर मार्केट वैल्यू 110 पर शेयर थी। ओके, सो हम एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम पे जाते हैं। ज़रा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी साथ साथ देखते रहना चाहिए। तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया ना, तो क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करेंगे कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर ऑप्शन शेयर्स, जो कि कितनी है, 98 पर शेयर। ओके, सो योर कंप्यूटेशन वुड बी 1,44,000। कैलकुलेट करें ज़रा यहाँ पे कैलकुलेटर से, कैसे बनेगा। 98 का डिफरेंस लेंगे आप किससे, 110 से, तो कितना बना, 110 और 98 का फर्क 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 शेयर से, तो कितना बनेगा, 1,44,000। 1,44,000, ठीक है। समझ आ रही भी कंप्यूटेशन। ओके, आगे चलें। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 8% ऑफ बेसिक सैलरी इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है जी, प्रोविडेंट फंड पे जाते हैं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको कुछ करना होता है। 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी में से लेसर एग्जेम्प्ट होता है। तो अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखते हैं पहले कितना है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एट 8% ऑफ बेसिक सैलरी इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर 22% प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड। ये तो इंटरेस्ट क्रेडिट की बात हो रही है, इसको भी बाद में देखते हैं। 8% ऑफ बेसिक सैलरी प्रोविडेंट फंड में गया है। बेसिक सैलरी कितना था, ऊपर दिया हुआ है ना, 24 लाख। तो 24 लाख का 8% कितना बनेगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 लाख का 8% 0.08, 1,92,000। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, 1,92,000। उसमें से एग्जाम्प्ट कितने होंगे, 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेसर इज एग्जाम्प्ट। बेसिक सैलरी का 10% बनाए, 2,40,000। 2,40,000 को कंपेयर किससे करोगे, 1.5 लाख से। कम कौन सा बनता है, 1.5 लाख, ठीक है जी। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन था प्रोविडेंट फंड में कितना था, 1,92,000। उसमें से कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1.5 लाख। तो 1,92,000 में से 1.5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिख दिया है कि 1.5 लाख को कंपेयर करना है आपने 10% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड देखो जरा कितना है, ड्यूरिंग द ईयर 22% प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू सलमान अकाउंट और हिज बैलेंस इन द फंड अमाउंटेड टू रुपीज 9,60,000। 22% प्रॉफिट है और अगर 22% प्रॉफिट हो, पहले तो ये बताओ इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है इसके अकाउंट में। अगर 9,60,000 रुपये बैलेंस हो और 22% प्रॉफिट हो, तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। इतना सूद तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना यार, अकाउंटेंट हो। 9,60,000 रुपये बैलेंस है बैंक का, अकाउंट का, और 22% प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, कितना बना, 2 लाख। 2,11,200, ये देखें जी, फिगर नजर आ रही है सबको, 2,11,200 ये इंटरेस्ट की फिगर बनती है। इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा, 16% से मार्कअप, या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी हायर विल बी एग्जाम्प्ट। 16% से मार्कअप कैलकुलेट कैसे करोगे, बैलेंस पता है ना, कितना है बैलेंस, 9,60,000। ये 9,60,000, इसका 16% कैलकुलेट करें, कितना बनता है, 1,53,600। ठीक हो गया, 1,53,600। और इसको कंपेयर किससे करना है,
16% मार्कअप को किससे कंपेयर करना है? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 1/3 बनाए, 24 लाख का 1/3, 8 लाख। एक 53,600 और 8 लाख, इसमें से हायर एग्जाम्प्ट है या लोअर? हायर एग्जाम्प्ट। तो क्या एग्जाम्प्ट होगा? 8 लाख। तो ज्यादा अमाउंट एग्जाम्प्ट होने की वजह से टैक्सेबल अमाउंट जीरो होती है, नेगेटिव नहीं हो जाती। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है। आगे चलें। ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक culinary शेफ कोर्स। तो ये ट्रेनिंग हो गई जी आपकी। सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई। बहुत अच्छी बात है। फॉर विच टीसी पेड कोर्स फी ऑफ 5 लाख। 5 लाख की जो कोर्स फी पे की, जिसको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए की, तो ये बिजनेस को तो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में हमने पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉय के लिए क्या ये इनकम होगी? नहीं, एम्प्लॉय के लिए इनकम नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई जाती बेनिफिट तो नहीं है। ये तो दफ्तर के काम के लिए उसको एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो 5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, तो ये तो कोई इनकम नहीं होगी। इन रिलेशन टू हिज स्टे इन दुबई, ही वॉज प्रोवाइडेड ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए दिए इसको ट्रैवलिंग अलाउंस के। लेकिन सलमान ने ये सोचा कि मैं अपने रिश्तेदार के घर रह लेता हूँ, रिलेटिव्स हाउस में, और 1 लाख रुपया खर्च करता हूँ, बाकी 1.5 लाख बचा लेता हूँ। अब सवाल ये है कि ये 1.5 लाख इनकम बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये 1.5 लाख इनकम बनेगा किस बुनियाद पे? ये हमने पढ़ा एग्जाम्पशंस में, स्पेशल अलाउंस। ठीक है, स्पेशल अलाउंस में क्या पढ़ा था कि कोई भी अलाउंस जो आपको इसलिए मिले ताकि आप ऑफिस के खर्चे पूरे कर सको, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो ये इसीलिए तो मिला था कि ऑफिस के खर्चे पूरे कर सको। लेकिन अभी पिछले साल एक क्लैरिफिकेशन आ गई एफबीआर की तरफ से। क्लैरिफिकेशन से मसला हो गया। क्लैरिफिकेशन में कहा ये कि अगर तो ये मंथली सैलरी में फिक्स बेसिस पे मिलता है तो भी एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने इसको होली एंड एक्सक्लूसिवली खर्च ही नहीं किया अपने एम्प्लॉयर के काम के लिए, तो भी एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है। तो आपने कितना खर्च किया एम्प्लॉयर के काम के लिए? 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब बाकी 1.5 लाख एग्जाम्प्ट नहीं है। तो 1.5 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और 1 लाख एग्जाम्प्ट रहेगा। समझ आ गई जी बात की? आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर सलमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 7,65,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। प्रॉफिट ऑन डेट आ गया। अमाउंट वॉज नेट ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, और 15% आपसे टैक्स भी काटा गया। राइट। प्रॉफिट ऑन डेट क्या करते हैं हम इसके साथ? सलूक क्या होता है हमारा? कहाँ पढ़ा था हमने इसको? टैक्स रिजीम्स, सेपरेट चार्ज, प्रॉफिट ऑन डेट। हमने कहा जी अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन तक है तो क्या होगा? सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज एट 15%। ठीक है जी, ऐसा ही है ना? अगर किसी बैंक से मिले, सेविंग अकाउंट से मिले, तो इसका मतलब ये एफटीआर में जाना चाहिए। लेकिन पहले ग्रॉस अमाउंट निकालनी पड़ेगी। 15% से नेट ऑफ करके मिला है ना, तो इसका मतलब ये 85 के इक्विवेलेंट है। राइट। हमें इसको क्या बनाना है? 100। तो 7,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 85, तो 9 लाख बनता है ग्रॉस। राइट। तो प्रेजेंट कैसे करोगे इसको? एफटीआर को प्रेजेंट करना बहुत आसान है। अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इसको एफटीआर के नीचे लिखेंगे। इसके ऊपर 15% का रेट ऑफ टैक्स है। इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज बनेगा वही टैक्स विदहोल्डिंग भी बन जाएगा, और आंसर क्या बनेगा? 0। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड डेट का मामला आपने खत्म कर दिया यहीं पे। इसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे चलें। पॉइंट नंबर सेकंड, सलमान पेड 3 लाख एज डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन listed in 13 schedule for income tax ordinance. 80% of the amount was paid through cross check and remaining paid in cash tax credits.
टैक्स क्रेडिट्स, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। डोनेशंस का टैक्स क्रेडिट 13 स्केड्यूल में एक इंस्टीट्यूट मेंशन है जिसको आपने डोनेशन दिया, लेकिन ये पे होना चाहिए था क्रॉस चेक से। कैश वाला डोनेशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब कितना आपने चेक से पे किया? 80%। तो 3 लाख का 80% कितना हो गया? 2,40,000। तो 2,40,000 सिर्फ बनेगा, क्या बनेगा? वैल्यू सी ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है। सो 2,40,000 वैल्यू सी ऑफ फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी इसको कंपेयर करना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ। हम्म। 80% ऑफ द अमाउंट पेड थ्रू क्रॉस चेक ना, एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। तो अब टोटल अमाउंट देखो ना, ये 3 लाख है। तो 80% दिया ना चेक, चेक से। तो 80% बनाओगे 2,40 बनेगा ना। ठीक है। ओके जी। सो 2,40 हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी ये 30% टैक्सेबल इनकम अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि टैक्सेबल इनकम अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर टीसी विद हेल्ड 4 लाख इन टैक्स। ये तो सेकंड लास्ट फिगर है, सबसे आसान फिगर होती है आपके सवाल में। विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे आ जाता है। सारा डाटा कंप्लीट हो गया जी सवाल का। वर्किंग्स को क्लोज कर दें, सैलरी का टोटल बनाएं। ये आपने टोटल बनाया, सैलरी का टोटल इधर इनकम में लिखा और टैक्सेबल इनकम बनाई। पांचवा स्लैब सैलरीड पर्सन का लगाया, टैक्स वर्कआउट कर लिया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अब टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। वैल्यू सी बन चुकी है। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने 3,956,000, 3,956,000 इसका 30% निकालना है। ऐसी है। सो 3,956,000 इसका 30% बनाएंगे आप। वो बनेगा 1,186,800। तो इनमें से जो कम होगा वो वैल्यू सी बनेगा, 2,40,000। सो यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ डोनेशन, इसको कंपेयर कर रहा हूँ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो वैल्यू सी जब बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे? ए ओवर बी से। इधर सी को मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? ए ओवर बी से, राइट। ए क्या होता है? टैक्स। और बी क्या होता है? इनकम। तो टैक्स का फिगर देखो 532,900, और इनकम का फिगर 3,956,000। सो ये फिगर आपके पास आ गए, वैल्यू ए और बी। तो यहाँ से आपने टैक्स रेट वर्कआउट कर लिया 32,300, 32,330। टैक्स रेट यहाँ पे लिखें एंड डन। क्वेश्चन 1 आपने कर लिया है जी। कोई मसला है किसी को क्वेश्चन 1 में? क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी फिर अब। क्वेश्चन 1 ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। काशिफ इज रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स सिंगल स्टोरी बंगला इन कराची इंक्लूडिंग अ बेसमेंट। बंगला है जिसमें बेसमेंट भी है अभी। solely uses basement portion which constitutes 20% of total area for storing his personal belongings। तो बेसमेंट जो है वो उसके जाती इस्तेमाल में हो गई, ऐसे ही हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही रेंटेड हिज बंगला एक्सक्लूडिंग बेसमेंट पोर्शन टू अहमद अंडर 3 ईयर रेंटल एग्रीमेंट। 2019 में उसने रेंट पे दिया, 3 साल के एग्रीमेंट पे। और सवाल की अब रिक्वायरमेंट पढ़ना जरूरी हो गया कि हमसे पूछ क्या रहा है। कंप्यूट करो आप टोटल इनकम अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ इनकम सॉरी। सो क्या पूछा है इसने? क्या पूछा है?
बस टैक्स कैलकुलेशन नहीं मांग रहा, राइट। तो इनकम तक कैलकुलेशन बनानी है सिर्फ आपने। ओके जी, सो अभी तक कोई इनकम की डिटेल आई है पहले दो पैराग्राफ में? नहीं, यहां से आगे आएगी ना, मंथली रेंट जो आ गया। मैसेज में क्या है यार? अच्छा जी, मंथली रेंट देखें, 3 लाख रुपए। उसके बाद नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको करेंगे 1/10। यस करना पड़ेगा। मंथली सिक्योरिटी चार्जेस 40,000 रुपए, ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है भाई, थोड़ी सी जरा थ्योरेटिकल बेस पहले देख लेते हैं कि हम बात क्या करें। हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल होगा रेंट और नॉन एडजस्टेबल एडवांस, क्योंकि यहाँ पे हम बंगलौ की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग है ना, ठीक है। तो 1/10 करके हमने इसको इनकम में भी लेकर जाना है। तो मंथली रेंट भी आएगा और नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट भी आएगा। In addition to above, Kashif also provided Ahmed with backup electricity from generator during load shedding at fixed monthly charges of 50,000। सो आप फिक्स मंथली चार्जेस भी लेते हो और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी लेते हो। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये आपने कहाँ पढ़ी हैं? ये दोनों चीज़ें हैं अमाउंट ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज अदर देन सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग। तो ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। इसको आप एक और जगह भी पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही इनकम ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं क्या? 40,000 और 50,000। तो अभी जब आपकी वर्किंग बनेगी, सोल्यूशन जो आप बनाएंगे उसमें आप वर्किंग में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेंशन करेंगे सिक्योरिटी गार्ड 40,000 और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें चूंकि सवाल में वो टेनेंट चेंज हुआ है तो इसमें ज़रा एक करेक्शन कर लेंगे, टाइपो यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक बनी हुई है लेकिन एक वो मिस्टेक है। वो ये कि ऊपर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 1,20,000 ठीक है। फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 है, वो 1.5 लाख ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 8, 3 लिखा हुआ है ना, इसको 8 कर लें। इसी तरह 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा। ये 8 क्यों होगा ये भी हम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आगे जरा चलें। अगली बात क्या है? ऑन 30 सितंबर 2022। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सवाल टैक्स ईयर 2023 का है, ठीक है। 30 सितंबर 2022 टैक्स ईयर 2023 में ही आएगा ना? क्यों जी? टैक्स ईयर 2023 जून 2023 पे खत्म हो रहा है, तो सितंबर 2022 टैक्स ईयर 2023 में आएगा, राइट। द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द एंटायर बंगलो टू अहमद। 30 सितंबर को क्या हुआ? रेंटल एग्रीमेंट खत्म हुआ और इसने सोचा मैं अपना बंगला बेच दूं। तो सितंबर तक कितने महीने बन जाते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बन जाते हैं। 3 महीने तक ये पुराना किराएदार था, कौन से वाला, क्या नाम था इसका? काशिफ नहीं, काशिफ तो ऑनर है ना, अहमद है। अहमद है किराएदार, ठीक है। तो अहमद के पास ये घर कितने अरसे तक रहा इस साल में? 3 महीने। और 3 महीने के लिए आप उससे क्या करते रहे? 3 महीने की रेंट भी लेते रहे और 40,000 और 50,000 भी लेते रहे, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी जो कैलकुलेशन है वर्किंग है, उसमें आपको ये जो पहले 3 3 महीने लिखा नजर आ रहा है, ये इस वजह से है। ये पहले किराएदार से जो अमाउंट मिली है ये वो है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी रेंट इनकम है, उसमें अहमद से हमने 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये 9 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले 3 महीने के पैसे हैं।
अच्छा जी, इस 3 महीने के बाद क्या हुआ? आपने रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया और काशिफ ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, अपना बंगला अहमद को बेच देता हूँ, किराएदार को बेच देता हूँ। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रिटेन्ड एज डाउन पेमेंट। और ये जो 35 लाख रुपए थे, ये उसने अपने पास ही रख लिए कि मैं ये रख लेता हूँ कि एज ए डाउन पेमेंट। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 25 अक्टूबर 2022 अहमद बैक्ड आउट ऑफ द डील एंड डिक्लाइन टू परचेज द बंगला। और अहमद ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद रहा आपका बंगला। एज पर अग्रीमेंट काशिफ फोरफिटेड द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी जरा इस 35 लाख का रूट अंडरस्टैंड करें। ये मिले कब थे इसको? जब इसने किराए पर घर दिया था, सिक्योरिटी थी ना ये। फिर जब घर खाली हो गया तो उसने कहा कि भाई ये सिक्योरिटी ही तुम एडवांस रख लो, बयाना रख लो, और मैं आपसे घर खरीद लेता हूँ। लेकिन घर नहीं खरीदा, इसलिए उसने वो पैसे जब्त कर लिए। राइट। अब हम हर ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली देखेंगे। पहला इवेंट क्या हुआ कि उसका रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ और ये पैसे उसको वापस दिए, और फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तो वो फोरफिट वो उसके तौर पे एडवांस पेमेंट के तौर पे रिसीव किए। तो जब वापस करोगे तो 1/10 करके इनकम में ले जाओगे, उस साल में नहीं लेके जाओगे। ठीक है ना? जब वापस करोगे तो कौन से 1/10 की बात कर रहा हूँ मैं? प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आपने पढ़ा है ना कि आपने ये 1/10 करके इनकम में ले जाना होता है, लेकिन ये कब नहीं ले जाना होता? जब ये एडवांस रिफंड हो। तो इसका मतलब जिस साल में रिफंड किया है 35 लाख, उस साल में आप कुछ भी इनकम में नहीं लेकर जाएंगे। अब ये रिफंड एक्चुअली तो आपने किए नहीं, तो अपने पास ही रख लिया ना। लेकिन दो हैं। इवेंट दो ये हैं कि आपने वापस किए और फिर दोबारा आपने पैसे लिए एज ए एडवांस। लेकिन फिर ये एडवांस आपने फोरफीट कर लिया। अब जो फोरफीट डिपॉजिट होता है वो क्या होता है लॉ की नज़र में? रेंट की डेफिनेशन में फोरफीटेड डिपॉजिट शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ 35 लाख रुपए रेंट इनकम भी कंसिडर होगा, क्योंकि फोरफीटेड डिपॉजिट है। तो इसलिए आपकी ये जो फोरफीटेड डिपॉजिट की अमाउंट है, ये भी आएगी 35 लाख रुपए। ठीक हो गया जी। फिर क्या हुआ? ऑन 1 नवंबर 2022 एग्रीमेंट खत्म कब हुआ था पिछला? 30 सितंबर को। राइट। 3 महीने गुजर गए। फिर अक्टूबर का महीना गुजरा और नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अक्टूबर का एक महीना ऐसा है जिस दौरान में घर किराए पे नहीं है। राइट। 1 नवंबर 2022 से उसने दोबारा जो है वो रेंट पे दिया। किसको? किसको? राशिद को। और रेंट एग्रीमेंट की टर्म्स जो थी वो सेम है। यानी कि मंथली रेंट भी ये, नॉन रजिस्टर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट ये, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी है। ठीक है जी। राइट। तो अब ये 1 नवंबर से अगर ये रेंट पे दोबारा दे दिया, तो इसका मतलब आगे कितने महीने बनते हैं? महीने काउंट करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने बने? 8 महीने। राइट। तो 8 महीने का दोबारा से वही कैलकुलेशन आप बनाओगे यहाँ पे कि 8 महीने का रेंट 24 लाख रुपए हो गया, और 8 महीने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी होगा, ये भी हो गया। ठीक है जी। अब जो अनएडजस्टेबल आपको एडवांस मिला है वो कितना है? 35 लाख रुपए। इसका 1/10 करके ले जाना है इनकम में। यस। क्योंकि ये तो मिला है ना, ईयर ऑफ रिसीट है। तो 1/10 करके जो इनकम में ले जाना है उसके लिए लॉ ने क्या कहा है कि अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस कितनी है? 3 पॉइंट, मतलब प्रैक्टिकली बात करें, वो तो अगर आप उसको फैंटी शैंटी लगा सकते हैं तो आप बेशक ज्यादा ले लें उससे वापस। थ्योरेटिकली देखें, असूल अगर तो आप बात करें ना कि असूल क्या है, बयाने का असूल यही है कि वो नहीं मिलेगा वापस, वरना तो उसका मकसद ही फोत हो जाता है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल बात करें ना पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान में अगर आप बदमाश हैं तो आप ले लें उससे वापस। बेशक उसकी भी जेब में है, वो भी ले लें वापस। वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बुकिश थ्योरेटिकली बात यह है कि एडवांस वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी। फोरफिटेड डिपॉजिट वापस नहीं होगा। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई आपको?
ये समझ आ गया ना आपको, ये जो मैं कह रहा था? क्या करना है आपने, नए एडवांस में से वापस करना है अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स। अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स कितना है? 1/10 करके आप पहले ले गए ना इनकम में, तो वो माइनस कर लेंगे। तो 35 लाख 1/10 करके आप 3 दफा पहले इनकम में ले जा चुके हैं, उसको माइनस कर लें। किस में से? 35 लाख में से। तो बाकी क्या बचेगा? 24,50,000। जो जवाब बचे उसका 1/10 करके रेंट की इनकम में शामिल कर लें। ये करना है, 1/10 ऑफ एडवांस बी ट्रीटेड एज रेंट। ठीक है जी। सो ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन गया आपका। और रिपेयर अलाउंस, अगर रिपेयर की कोई बात नहीं हुई तो भी आपने 1/5 करके रिपेयर अलाउंस बनाना है, और ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। आगे कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। 35 लाख। देखें, तरीकेकार ये होगा कि 35 लाख रुपए आपको मिले कब है, पहले ये देखो। शुरू से समझो इस बात को, कब मिले। वो उधर सवाल की तरफ देखें, दूसरे पैराग्राफ में पहले क्या लिखा है? ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? 1 अक्टूबर 2019 को कितने पैसे मिले उसे? 35 लाख रुपए। टैक्स ईयर कौन सा बनता है? 2020। 2020 बनता है। 2020 में 1/10 करके इनकम में ले जाओगे ना? फिर 2021 आएगा, 2021 में भी 1/10 करके ले जाओगे। फिर 2022 आएगा, 1/10 करके इनकम में ले जाओगे। फिर जब 2023 आएगा तो वापस कर रहे हो ना, तो अब 1/10 करके इनकम में नहीं ले जाओगे। राइट। लेकिन एक नए किराएदार से दोबारा 35 लाख मिल तो रहा है, तो उसका 10th करके ले जाना है। लेकिन जो पहले ऑलरेडी इनकम में जा चुका है 1/10 करके 3 दफा, वो माइनस करना है ना। तो 1/10 करके 3 दफा जो पहले इनकम में जा चुका है वो कितना है? वो ये 24,50,000 सॉरी 3.5 मिलियन। इसका 1/10 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो वो कितना बन जाएगा? 24 लाख। 24,50,000 बनता है, देखो जरा कैलकुलेट करें। 35 लाख डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10,50,000 बनता है ना। 10,50,000। 10,50,000 को माइनस करो 35 लाख में से। कितना बना? 24,50,000। इसका 1/10 करेंगे। ये कर रहे हैं हम, ये देखें यहाँ पे जो काम लिखा है। अमाउंट ऑफ न्यू एडवांस कितना है? 35 लाख। अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर कितना है? 10,50,000। कैसे बना 10,50,000? 3 साल का कैलकुलेशन है। 35 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। वो आप माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 24,50,000। 24,50,000 को फिर क्या करना है? 1/10 करना है। राइट। तो 2,45,000 हो गया। जी हमजा। ठीक। अच्छा जी, आगे देखें जरा। नेक्स्ट आइटम क्या है? ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 3,60,000 टू सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बंगलो एंड इनकट 4.5 लाख फॉर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। जनरेटर के 4.5 लाख और सिक्योरिटी गार्ड के 3,60,000। सो जनरेटर जो है वो तो हम पूरे का पूरा एक्सपेंस बना लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जनरेटर जो है वो सिर्फ उसी के इस्तेमाल में है। देखें जरा ऊपर। ये मैं हाईलाइट करूं, इन एडिशन टू अबव काशिफ आल्सो प्रोवाइडेड अहमद विद बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेटर। तो ये तो सिर्फ किराएदार को दे रहा है ना, तो इसलिए जनरेटर का खर्चा सारे का सारा माइनस करेंगे आप, क्योंकि उसके जाती इस्तेमाल में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड को आप पैसे देते हैं 3,60,000 रुपए, वो सिक्योरिटी गार्ड तो पूरे घर को देखता है ना। तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की
तनख्वाह पूरी की पूरी आप एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, उसमें से कुछ आपके जाती काम के लिए भी तो है। कितना जाती काम के लिए है? बेसमेंट देखो कितना परसेंट है। 20% है ना, नजर आ रहा है सबको? ये 20%। तो 20% बनाए जरा। किसका? 3,60,000 का कितना बनेगा? माइनस करें उसको 360 में से। तो 2,88,000 किराएदार के लिए खर्चा किया आपने। और बाकी तो आपने क्यों, अब 20% बेसमेंट है तो वो आपका जाती खर्चा है, वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना 2,52,000। ठीक है जी। अब आपकी जो इनकम, चूंकि सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, ये आगे बेशक अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। सो इनकम आपने बनानी 5,888,000। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है। कोई सवाल है किसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे? चैट सर, एक क्वेश्चन है, अगर बिल्डिंग 5 साल के लिए रेंट पे पर थी और अब 5th ईयर में टेनेंट जा रहा हो और न्यू टेनेंट आ गया है उसी साल, तो अब न्यू टेनेंट की सिक्योरिटी में से अमाउंट ऑलरेडी चार्जेबल टैक्स माइनस ना है, तो हम ऑलरेडी चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट 4 साल की लेंगे। इसमें ये सवाल किसका है? अच्छा, इसमें ना ये जो ऑनलाइन में क्वेश्चन है, इसमें आपने करना ये है, इसमें आपने करना ये है कि आपने देखना है कि टैक्स ईयर कौन कौन सा बनता है। ठीक है? कितने टैक्स ईयर बनते हैं जिसमें ऑलरेडी 1/10 करके इनकम में जा चुका है। तो ये भी हो सकता है 4 साल बने, ये भी हो सकता है 5 साल बने। तो वो टैक्स ईयर्स आपको देखने पड़ेंगे। वो 5 साल भी बन सकते हैं, वो 4 साल भी बन सकते हैं। अगर 5 टैक्स ईयर्स पहले बन चुके हैं तो फिर पाँच 1/10 करके 5 दफा करके माइनस करोगे, अदरवाइज 4 दफा, 4 दफा करोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन थेरेटिकल क्वेश्चन है तो जरा नहीं, दूसरी ऐप पे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। मासूम इज sole owner of a business that is engaged in trading of furniture. During the year following transaction took place. क्या किया जी? मासूम, इतने मासूम आदमी थे ये, क्या किया इन्होंने? ही withdrew furniture set worth 3 million from his business to present it to his daughter on the occasion of her wedding. The cost of furniture set was 2.5 million. पहले तो ये बताएं कि ये फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है? हाँ, रिक्वायरमेंट देखें कि सवाल की क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट। तो हमने सिर्फ इसके ऊपर बातचीत करनी है, राइट? यानी लिख के, डेफिनेटली ये ना हो एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दें आप एग्जाम हॉल में। ये एक मजाक था, ओके? इस पे आप हंस सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है सीए, अभी तो आप फिर भी थोड़े बहुत आपके अंदर जिंदगी की रमक नजर आती है। बस ये फाइनल को मैं पढ़ाता था, मैं लतीफ़ा गलती से भी जोक नहीं करता था, क्योंकि वो अचानक ऐसे देखना शुरू होते हैं कि मतलब क्या हंसना है अब, ये क्या कहना क्या चाहते हो तुम? एक आध दो सुना दिया उनको लतीफा, मैं परेशान ही हो गया। मैंने कहा यार ये जोक था भाई, हंसो इस पे। तो एक्चुअली होता ही है कि जब तक आप सीए फाइनल में पहुंचते हैं, आपके जज्बात, एहसासात और ये सारी चीजें मतलब फोत हो जाती हैं। तो यू आर लाइक डेड वुड, क्या मैं जैसे कुर्सी को अगर लतीफा सुनाऊं तो कुर्सी क्या करेगी, बस वही करता है सीए फाइनलिस्ट जो होता है। लेकिन हाँ, ऐसे ही था।
लेकिन जब आप पास कर लेते हैं ना, तो वो फिर एक आपका एक नया जन्म होता है, फिर आप एक नए इंसान के तौर पे दुनिया के सामने आते हैं। राइट, जिस दिन आप क्वालिफाई करते हैं ना, उस दिन अचानक से वो सारी चीजें दोबारा से आपके अंदर नमूदार होती हैं कि नहीं नहीं यार, मैं तो जिंदा था, मैं तो हंस भी सकता था, मेरी जिंदगी में खुशी भी थी। राइट। तो चलें, क्या किया जी, इसने फर्नीचर ले गया और बेटी को गिफ्ट कर दिया, तो स्टॉक इन ट्रेड था, तो वो कैलकुलेशन तो नहीं करनी ना, कॉस्ट रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि फिक्स एसेट नहीं था। एंड पॉइंट कैच करें आप, ठीक है जी। तो स्टॉक इन ट्रेड है, और ये क्या ये डिस्पोजल कंसिडर होगा? यस, क्योंकि पर्सनल यूज में ले गया ना एक चीज को। और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो इसने अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पे दिया, तो वो गिफ्ट है ना एज ए रिलेटिव। राइट। और कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? वर्थ ₹3 मिलियन, तो यही कंसिडरेशन होगी। सो 3 मिलियन से इसकी एक्चुअली फर्नीचर की सेल ही कंसिडर की जाएगी बिजनेस के लिए। राइट। लेकिन उसकी बेटी के लिए ये इनकम कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव की तरफ से है। और ये मैं किस वजह से कह रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हैं कहाँ पे? इनकम फ्रॉम लॉ की प्रोविजन पता होनी, असल चीज इंपॉर्टेंट तो लॉ की प्रोविजन है। आंसर तो या टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल। सो हमने ये पढ़ा है ना कि एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन तो वो गिफ्ट होता है, लेकिन अगर गिफ्ट रिलेटिव की तरफ से हो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, सो बेटी के लिए इट्स नॉट टैक्सेबल इवेंट, और फादर के लिए ये उस बिजनेस की सेल कंसिडर होगी। ही सोल्ड एंटीक टेबल फॉर 1 मिलियन, टेबल हैड बीन गिफ्टेड टू हिम बाय हिज फादर। बाप से जब गिफ्ट मिला होगा, इसके लिए इनकम होगा? नो। फादर के लिए डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट होगा? नो। कैपिटल गेन वर्कआउट होगा? नो। डिस्पोजल तो उसके लिए होगा, लेकिन कैपिटल गेन वर्कआउट नहीं होगा। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ गिफ्ट वाज 2.2 मिलियन, हिज फादर ओरिजिनली परचेज द टेबल फॉर 0.5 मिलियन। तो जब ये एंटीक टेबल बिका 1 मिलियन का, तो कंसिडरेशन में तो कोई मसला नहीं है ना, कंसिडरेशन 1 मिलियन होगा। लेकिन कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट का मसला है, क्योंकि ये गिफ्ट के तौर पे मिला है। तो अगर गिफ्ट के तौर पे मिला है, तो जो फादर ने जितने का खरीदा था वही कॉस्ट होगा, तो वो कितना होगा? 0.5 मिलियन। ठीक है जी। सो इसके लिए आपने ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आप किसको रेफर कर लीजिएगा जहाँ पे ये डिटेल्स दी हुई है मैंने। 146 पेज के ऊपर आपको ये डिटेल्स इसकी थ्योरेटिकल मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इफ अ पर्सन सस्टेन्स अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ये सेट ऑफ हो सकता है किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट, लेकिन चार सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ऐसा नहीं होता। तो स्पेकुलेशन का लॉस, इस तरह से ये चार सिचुएशंस ये लिखी हुई हैं जी। ठीक है, सो पेज नंबर 163 को रेफर कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। स्वीट बेकर्स। स्वीट बेकर्स इज अ बेकरी business owned by Mariam and her two brothers, Ehsan and Ghulam, who share profits in 60-20-20 रेशियो में। और इनके 3 आउटलेट्स हैं कराची में, और इसके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी है, जो कि इन्होंने क्या किया है, रेंट पे दिया हुआ है टू अ चिकन फार्मर। एस बी रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स अथॉरिटीज एज टीयर 1 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर भी हैं आप। ये तो पता चल गया ना कि एओपी का सवाल लग रहा है, पार्टनर है ना। और बिजनेस इनकम है, रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। मिनिमम टैक्स इग्नोर कर दो और बाकी ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है जी। ओके, तो इसका मतलब अगर बिजनेस इनकम का सवाल है, हम कहाँ से शुरू करेंगे? बिजनेस की वर्किंग और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन इसका। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपका सवाल स्टार्ट हो जाएगा। रुपीज इन थाउजेंड मिलियन ना करें, क्योंकि आगे फिर बाज दफा पूरी फिगर्स आ जाती हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है जी? नेट सेल्स, देखो ऊपर नेट सेल्स लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा है नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या शामिल है?
रेंटल रिसीव्ड फ्रॉम चिकन फार्मर एज डिटेल्ड बिलो। चिकन फार्मर से आपने रेंटल रिसीव किया, अ मंथली पेमेंट ऑफ 0.5 मिलियन। उसके बाद सप्लाई ऑफ 120, ये क्या है, पेटीज। पेटीज समझते हैं ना, वो जो अंडे का क्रेट होता है, राइट। 120 पेटीज ऑफ एग्स, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एवरी मंथ। ईच पेटीज होल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ 7200। ठीक हो गया। एस बी कंज्यूम दीज एग्स इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेकरी आइटम्स, ओके, बट दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन अबव मेंशन्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई पहले ट्रांजैक्शन समझो, टैक्सेशन बाद में। हुआ क्या है ये? हाँ, अंडे ले लिए। उसने एक्चुअली जो जमीन दी हुई थी उस काम के लिए कि यहाँ पे ये क्या होगा, चिकन फार्म बनेगा, उस जमीन का रेंट ले रहा है वो, राइट। रेंट किस शक्ल में ले रहा है? 0.5 मिलियन और 120 अंडों की पेटियां, राइट। ये जो 120 अंडों की पेटियां हैं, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो तो आप उसमें 0.5 मिलियन जमा कर लें मंथली, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस जमीन का रेंट कितना लेते थे। पता चल जाएगा ना? यस, पता चल जाएगा। ठीक है। सो आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस जमीन का रेंट कितना लेते हैं। अब जो आप जमीन का रेंट लेते हैं वो क्या है, उसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा एग्जेम्पशंस। और उसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई जमीन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होती है तो उससे मिलने वाला रेंट या रेवेन्यू क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर इनकम। और वो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ सेल्स में शामिल हुआ है एग्रीकल्चर लैंड का रेंट। उस एग्रीकल्चर लैंड के रेंट को सेल्स से निकालो और उसको क्या मानो, एग्जाम्प्ट इनकम मानो। ठीक है जी, ये बात समझ आई आपको? चलें करें जरा, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैसे कैलकुलेट होगा, ये अब हम कैलकुलेट करें। कैश है कितना? 0.5 मिलियन। देखो जरा, मंथली पेमेंट है ना 0.5 मिलियन। कितने महीने? 12 महीने। समझ आ रही कि नहीं? 0.5 मिलियन को मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 6 मिलियन। ये रेंट की अमाउंट हो गई। और फिर ये जो अंडे की पेटियां हैं, 120 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7200 से। कितना बना? एवरी मंथ है तो कितना बना? यही बना ना। तो भाई इस बॉक्स में जो है ये क्या है? ये रेंट है एग्रीकल्चर लैंड का, जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसलिए मुझे अपनी इनकम से निकाल देना चाहिए ना, निकाल देना चाहिए। यस, एक मसला हमने हल कर दिया। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनकम से निकाल दिया। एक और मसला भी है कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप इस्तेमाल कर लेते हैं बेकरी प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है। तो फिर हमने ये पढ़ा आगे क्या, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज एज रॉ मटेरियल। अगर आप उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करो तो फिर क्या करना होता है? अपनी इनकम में से माइनस करना होता है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। माइनस करना होता है ना, ऐसे ही करना होता है ना, क्यों भाई? ठीक है। तो इसलिए आपको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपने इस्तेमाल की है अपनी बेकरी आइटम बनाने के लिए, जिसके बारे में वो कह रहा है, दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन अबव मेंशन कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आपने उसको कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल ही नहीं किया? तो अब कॉस्ट ऑफ सेल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉ कह रहा है कि आप उसको एक्सपेंस बनाओ। तो ये जो 10,368 है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल बनाओ। ये कॉस्ट ऑफ सेल बन गया। ये समझ आया? कंफ्यूजिंग ये होता है ये दो दफा क्यों माइनस हो रहा है। एक दफा इसलिए माइनस हो रहा है कि मैंने रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सेल में से निकालना है, और दूसरी दफा इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि मैंने अंडों की कॉस्ट को बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पर ट्रीट करना है। ठीक है जी, क्लियर?
आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो ऊपर लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल, इसके बारे में वो बता रहा है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड परचेज ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल वर्थ 24 मिलियन ऑन विच नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट। क्या करें भाई, अगर आप टैक्स नहीं काटते तो क्या नतीजा निकलता है? अगर आप कोई परचेज करते हो और टैक्स नहीं काटते तो वो एक्सपेंस अलाउ ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, देखें ज़रा नोट्स में जाके, डिडक्शंस नॉट अलाउड। अगर आप कोई पेमेंट करते हो टैक्स नहीं काटते तो वो अलाउ ही नहीं होता है एक्सपेंस के तौर पे। लेकिन एक और बात भी तो लिखी है, परचेजेस के केस में ये डिसअलाउड अमाउंट 20% ऑफ टोटल परचेज तक लिमिटेड होती है। तो अब यहाँ पे परचेज कितनी, 24 मिलियन, जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं काटा। तो 24 मिलियन डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन नहीं। रुको जरा, सब्र करो। टोटल परचेज कितनी है? 200 मिलियन। इसका 20% बनाए, कितना बनेगा? 200 मिलियन का 20% कितना? 40 मिलियन। तो मैक्सिमम आपको जो डिसअलाउ हो सकता है वो 40 मिलियन हो सकता है। मैक्सिमम डिसअलाउ कितना हो सकता है? 40 मिलियन। लेकिन यहाँ पे आप डिसअलाउ कितना कर रहे हैं? 24 मिलियन। तो विद इन लिमिट है ना, कर सकते हैं ना डिसअलाउ। तो 20% ऑफ टोटल परचेज की लिमिट के अंदर है, इसलिए 24 मिलियन पूरे का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे देखें। परचेज ऑफ मिल्क पाउडर 10 मिलियन का आपने खरीदा, ऑफ विच 10% इज डिलीवर्ड टू द होम्स ऑफ 3 पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। शाबाश है। तो पर्सनल यूज का एक्सपेंस एक्सपेंस हो गया ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो 10 मिलियन का 10% कितना बनेगा? 1 मिलियन। तो पर्सनल यूज तो अलाउड ही नहीं है एज एक्सपेंस, तो 1 मिलियन ऐड बैक कर दें। इसके बाद सैलरीज ऑफ इतना 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 पार्टनर्स को दी गई। पार्टनर्स की सैलरीज अलाउड है? नो। 8.26 और 4.8 मिलियन। तो सैलरीज टू पार्टनर्स ये आप जमा कर लेंगे, इसको ऐड बैक कर दें। परचेज ऑफ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ 15 मिलियन। प्लांट कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होता है? नहीं, डेप्रिसिएट होता है ना। तो 15 मिलियन को क्या करोगे? वापस जमा करो, ये एक्सपेंस नहीं है, वापस जमा करो। और 15 मिलियन के ऊपर बेकरी प्लांट जो है इसके ऊपर आप इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है, ये लिखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो कि 0.4 मिलियन की है, विच वर इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2022, टैक्स ईयर के शुरू में इंस्टॉल कर लिया इन ऑल आउटलेट्स। ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है ये फिक्स्ड एसेट है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो नहीं आना चाहिए। समझ? तो 0.4 मिलियन जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसको यानी 4 लाख रुपए को वापस जमा कर दें, क्योंकि ये एक्सपेंस तो नहीं हो सकता। इसको फिर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड एसेट। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहले से बताई हुई तो है मैंने, लेकिन आपको नहीं याद, कि वो एसेट्स जिनके ऊपर आप टैक्स क्रेडिट बनाते हैं उनका फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना होता है। ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है इसका टैक्स क्रेडिट बनता है ना, ये जी टैक्स क्रेडिट्स पार्ट 10 चैप्टर 3, और इसमें आपने पढ़ा पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या पढ़ा था इसमें? कि आपको टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेज ऑफ मशीन, या 1.5 लाख पर मशीन, विच एवर इज लेस। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी है आपने? हाँ, परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन वर्थ 0.4 मिलियन which were installed in on 1st July on all outlets to integrate with FBR's computerized system for real time reporting of sales। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ सेल मशीन का,
तो मैक्सिमम आपकी लिमिट कितनी है? 3 आउटलेट्स हैं, 1.5 लाख इंटू 3, 4.5 लाख लिमिट है। तो आपको 4 लाख का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा जी। अगर हम सॉफ्टवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर का तो नहीं होता टैक्स क्रेडिट। नहीं, स्टार्टअप तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, वो खरीदते तो नहीं है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की तो, स्टार्टअप की तो सेल होती है, सॉफ्टवेयर परचेज तो नहीं होती। हाँ जी भाई, समझ आ रहा है बात की। ओके, तो टैक्स रेट बन गया जी, इसको आपने वापस कर दिया एक्सपेंस में। पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2023 टू आईटी कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ऑर्डर्स। ये सारे का सारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड टू बी 5 years। तो इंटेंजिबल हो गया ना, ठीक है। तो इंटेंजिबल एक्सपेंस तो नहीं होता, तो इसलिए सॉफ्टवेयर की जितनी भी कॉस्ट है उसको ऐड बैक करें, और उसके ऊपर 5 साल के ऊपर एमोटाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। एमोटाइजेशन बनेगी कितनी? अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन टू एन आईटी कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो मेरा टैक्स ईयर तो खत्म हो जाएगा जून 2023 पे, ऐसे ही है ना? ये सवाल टैक्स ईयर 2023 का है, क्योंकि मेरा टैक्स ईयर जून 2023 पे खत्म हो जाएगा, और ये तो अवेलेबल ही होना है फॉर यूज आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। तो इसलिए मेरे इस साल में टैक्स ईयर 2023 में इसकी कोई अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके एक्सपेंस नहीं बनाया जाएगा। ऑन 1 February 2023, मरियम कंट्रीब्यूटेड हर पर्सनल वैन टू बिजनेस विच शी had purchased at a cost of 6 million. Fair market value of van at the time of transfer was 9 million. तो अब इस बिजनेस ने एक्वायर किया है एक एसेट को, ठीक है जी। और इसने खरीदी कितने की थी? मरियम ने 6 मिलियन की। हमने क्या मरियम की कैलकुलेशन बनानी है? नीचे देखें जरा, नहीं बनानी ना, बिजनेस की बनानी है सिर्फ। तो इसका मतलब उसके लिए अगर कोई गेन या उस इनकम का सवाल हमने डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। हमने डिस्कस करना है बिजनेस ने एक एसेट लिया है, राइट। तो बिजनेस का जो एसेट है, फिक्स एसेट है, उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन बनानी होगी। सो इट्स अ वैन जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 मिलियन, ठीक है जी। 9 मिलियन है। अगर तो अप्लाइंग फॉर हायर है तो कुछ और बात होगी, अगर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो कुछ और बात होगी। पता है आपको वो बात क्या है? एक्विजिशन एंड कॉस्ट। इसमें देखें, अगर तो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो फिर 7.5 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और अगर अप्लाइंग फॉर हायर है तो फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। सो आप में इसके ऊपर आपका एजम्पशन पे डिपेंड करेगा। हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इट इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ 7.5 मिलियन। अगर मैं एज्यूम करूंगा अप्लाइंग फॉर हायर है, तो फिर मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे? 9 मिलियन। यहाँ पे आई के आपके एग्जामिनर ने सोल्यूशन में स्पेसिफिकली स्टैटिक डाल के लिखा है कि अगर आप 7.5 मिलियन लिखोगे या 9 मिलियन लिखोगे, दोनों हम एक्सेप्ट करेंगे, डिपेंड्स ऑन कि आपने एजम्पशन क्या लिया है, ठीक है। तो आई के आपने ये खुद से ये क्लैरिफाई किया हुआ है। अगर आप 9 मिलियन लोगे तो फिर इनिशियल अलाउंस बनाओगे, अप्लाइंग फॉर हायर हो गया ना, तो फिर बनाओगे। लेकिन अगर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर तो इनिशियल अलाउंस नहीं बनाओगे। ओके, सो सवाल का सारा इन्फॉर्मेशन आपके वर्किंग्स में चला गया है। अब आपने वर्किंग्स को क्लोज करना है, यहाँ से डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाएगी, उसके बाद टैक्स रेट्स क्लोज हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा, बिजनेस इनकम का टोटल हो जाएगा। सो आई गेस ये सवाल तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कंक्लूजन के हिसाब से। प्रॉपर्टी इनकम जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड से है। एनटीआर में बिजनेस इनकम आ जाएगा।
टोटल इनकम में आप शामिल करेंगे एग्जाम्प्ट इनकम को भी। सो टोटल इनकम विल बी 124969500। ये टैक्सेबल इनकम है जो बिजनेस वाली है, और टैक्स क्रेडिट्स आप माइनस कर लोगे जो आपने अभी वर्कआउट किए थे पॉइंट ऑफ सेल मशीन के। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया है। 4 का बी पार्ट देखें। अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, tax payable by women enterprise on profit and gain from business chargeable tax under the head income of business shall be reduced by 25%. Explain the term women enterprise. Also discuss whether above mentioned reduction in tax liability. So women enterprise से मुतालिक सवाल है, ये तो सीधा सीधा स्लाइड पे जाइएगा और वो आपको बता देता हूँ कौन सी स्लाइड पे है। चैप्टर याद है ना कौन सा है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसमें डेफिनेशन थी विमेन एंटरप्राइज की, तो यहाँ पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अकबर पाकिस्तानी सिटीजन वर्कड एट एबीसी लिमिटेड। अच्छा, ये सारे का सारा सवाल बेसिकली बना हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं। तो क्या करोगे, इसकी नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन बनाओगे, ठीक है, और फाइंड आउट करोगे कि क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो रेजिडेंट होगा तो फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो फिर सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। यहाँ पे सवाल में देखें, एग्जामिनर सेज कि आप डिस्कस करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट को, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है जी, कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो आई विल नॉट गो इनटू इट्स डिटेल, आप सिर्फ इसमें देख लीजिएगा कि ये अगर तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, और इसका वो स्टे जो है वो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा रेजिडेंट है या नहीं। पार्ट बी जो है, पार्ट बी इज अबाउट रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट, किस बंदे को रिटर्न फाइल करना है और किसको नहीं करना है। सो स्लाइड नंबर, पेज नंबर जो आपकी बुक का है 218, उस पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ इंडिविजुअल्स बताए हुए हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि क्या इनको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। सो सिंपल है, कोई बड़ा मसला नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। पार्ट सी देखें। अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन विच कमिश्नर में अमेंड असेसमेंट ऑर्डर। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको, इस पिक्चर से और भी याद आ जाएगा। कितनी दफ़ा अमेंड कर सकता है कमिश्नर? जितनी दफ़ा मर्जी चाहे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक टाइम लिमिट है कि आपके जिस टैक्स ईयर की वो अमेंडमेंट कर रहा है उसके 5 साल के अंदर अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, या फिर जो प्रीवियस अमेंडमेंट हो चुकी है उसके 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। सो ये एक टाइमलाइन जो यहाँ पे बनी है थोड़ी सी, आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी है, यही टाइमलाइन इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एसोसिएट्स। पेज नंबर 257 पे आप जाएंगे अपनी बुक में, पेज 257 पे, और डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एसोसिएट की डेफिनेशन क्या है, किन दो लोगों को कौन सी कंडीशंस पूरी होने पे आप एसोसिएट बोलते हैं। और वही कंडीशंस के बारे में यहाँ पे सवाल है कि क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एसोसिएट हो सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडी हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर, यहाँ से आप देख कर इसको करेंगे। वी विल नॉट टॉक अबाउट इट इन डिटेल। नेक्स्ट इज कितने किस्म के सेल्स टैक्स रिटर्न होते हैं, वो आपको पता है 5 किस्म के होते हैं। मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअल होता है, और 2 रिटर्न हैं जो स्पेशल और फाइनल रिटर्न है। फाइनल रिटर्न तब देते हैं जब आप कारोबार खत्म कर रहे हैं, और स्पेशल रिटर्न वो होती है जब आपसे नोटिस के थ्रू मांगी जाए। ओके, पेज नंबर 296 पे इसका आंसर है। ओके जी, सेकंड लास्ट सवाल। जल्दी कर लिया हमने ये वाला पेपर, ये थोड़ा सा मुश्किल है पेपर, या ये वाला सवाल? अच्छा जी जीनत एंटरप्राइजेस। जीनत एंटरप्राइज देखें जी इस सवाल को।
अच्छा टेंशन नहीं लेनी इतना, वो एकदम सवाल देख के ना बंदे को होता है, जो भी अंदर खाया वो नाश्ता किया हो ना, एकदम ऐसे वॉमिट फील होती है कि यार इतना बड़ा सवाल सेल्स टैक्स का। सो कोई जब आप डाइव इन करते हैं ना, तो इतनी इतना बड़ा कोई अजाब भी नहीं है, सिलेबस में से ही पूछता है एग्जामिनर। अच्छा मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको गाइडलाइन देता हूँ कहाँ से देखनी, क्या चीज देखनी है, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे अपने हाथ से, जरा फ्रेश माइंड से इसको सॉल्व करना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सो फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, सिर्फ एक चेंज है। ये देखें, ये जो फॉर्मेट है वही है, सेम। सिर्फ एक चेंज ये है कि जो परचेजेस हमने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, और जो सेल की है रजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो एडजस्टमेंट करके हमें अपने सवाल में फिगर शामिल करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी अलहदा से, ठीक है। लेकिन जब आप इस सवाल को देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं, ये तो सारा मुझे आता था, ऐसी मैं डर रही थी या डर रहा था। ZD is engaged in the business of manufacturing and supplying of cosmetic products. The following information has been extracted for the month of August. Purchase taxable goods from registered person. 18% लगा होगा सेल्स टैक्स आपको। Yes. Taxable goods from unregistered person. Useless figure. इसका कोई आपके सवाल पे इम्पैक्ट नहीं है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 18% सेल्स टैक्स, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 18% सेल्स टैक्स, 4% फर्दर टैक्स। अगर कोई एडजस्टमेंट होगी वो करने के बाद कर लेंगे, लेकिन असूल तो यही है। एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड, अभी तक नया क्या है, कुछ भी नहीं। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, यानी कि ये बात हो रही है गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने फौरन से इसका एक वर्किंग नोट बना लेना है, ठीक है जी। वर्किंग नोट बना लें, ताकि जो इसमें करेक्शन करनी है वो कर लें। पहला अमाउंट क्या लिखा है, रॉ मटेरियल 9.2 मिलियन, नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 1.2 मिलियन फ्रॉम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। वो स्पेशल डिस्काउंट रिवर्स करना होता है ना, कोई नई बात नहीं है। तो 1.2 मिलियन क्या कर दोगे आप, वापस जमा कर दो, क्योंकि ये डिस्काउंट आप कंसिडर नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाते हुए। सेकंड, ग्लास बॉटल्स 4 मिलियन के हैं। अमंग दीज 20% ऑफ द टोटल correspond to bottle that sustained damage in transit due to accident। 20% खराब हो गए। As a goodwill gesture, the supplier provided replacement bottles without any additional consideration, accompanied by a sales tax invoice। अब उसने आपको क्या किया कि 20% की बोतल जो खराब हुई थी, डैमेज बॉटल, वो तो आप तक पहुंची नहीं ना, वो आप तक नहीं पहुंची। तो वो जो 20% की बोतल आप तक नहीं पहुंची, उसका क्या इनपुट टैक्स आप ले सकते हैं, सवाल ये है। वो तो ज़रा यहाँ 8 लाख जमा किया है, पता चल नहीं रहा है। रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, सफर में है, सफर में माफ हो तो सही। विच इनपुट इज एडजस्टेबल, टैक्स रेट्स नॉट अलाउड। अच्छा हमने ये पढ़ा कि ऐसी गुड्स या सर्विसेज विच आर नॉट यूज्ड और नॉट टू बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ऐसी चीजें जो इस्तेमाल ही ना होनी हो आपके टैक्सेबल गुड्स के बनाने में, तो उन चीजों के इनपुट टैक्सेस क्लेम नहीं किए जा सकते। अब यहाँ सिर्फ हुआ ये है कि एक सामान मैंने खरीदा, रास्ते में बोतल खराब हो गए, टूट गए, तो जो सप्लायर था उसने दोबारा से मुझे वही सामान भेज दिया, साथ में इनवॉइस भी भेज दिया। मतलब ये कि अब मेरे पास सामान एक पहुंचा लेकिन इनवॉइस दो हैं। तो जो जो सामान नहीं पहुंचा उसका मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द पॉइंट हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें जी। तो इसका मतलब ये है कि 4 मिलियन का 20% बनाओगे, उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करोगे। वो कितना बनता है, 8 लाख रुपए। A machine of 15 million procured from an importer, 60% of payment was made during the month, while remaining amount is scheduled to be paid in equal installments। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, उसका सेल्स टैक्स से क्या ताल्लुक। सेल्स टैक्स क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए, गुड्स
का टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका हो, आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू हो चुकी हो, आपके वो इस्तेमाल में हो चीज़, तो आप बिल्कुल इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब 15 मिलियन जो है उसका इनपुट टैक्स तो क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ये है फिक्स्ड एसेट, मशीन है ना, तो इसको परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में से तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए 15 मिलियन को मैं यहां से तो निकाल दूंगा, लेकिन कहाँ शामिल कर दूंगा, जहां पे हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। पिगमेंट्स इन रिटेल पैकिंग listed in third schedule for 7.5 million. The retail price of these pigments is 7.9 million. आपने 7.5 मिलियन से शामिल किया हुआ है, होना कितने से चाहिए, 7.9 मिलियन से। तो कितना फर्क है, 0.4 मिलियन। 0.4 मिलियन बढ़ा देना। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई जो आपने ना पढ़ी हो या आपको ना पता हो, सारा तो आप बता रहे हैं मुझे, मैं तो सिर्फ सवाल पढ़ता हूँ, आप फौरन से आंसर बोल देते हैं जी। लेकिन ठीक हो गया भाई। सो ये आपने सारी पॉइंट नंबर सेकंड देखें, परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो हम वैसे ही कह चुके हैं, हमें कोई फायदा नहीं। कंप्राइज ऑफ बीज वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी फार्मर। जो भी करो यार अनरजिस्टर्ड पर्सन से है ना, तो इसका तो सेल्स टैक्स इम्पैक्ट ही नहीं है। जो मर्जी करें खा जाओ बेशक, उस वैक्स को तुम लगा लो सिर पे, जो मर्जी करो। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स listed in third schedule sold to distributor for 23 million. Supply of taxable goods to registered person, कितनी फिगर है ऊपर, कितनी फिगर है, 30 मिलियन। 30 मिलियन की फौरन से एक वर्किंग बना लें, हो सकता है इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े ना। अच्छा जी, क्या हुआ इन चीजों के साथ, कॉस्मेटिक्स के साथ क्या हुआ। द रिटेल प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वर 25 मिलियन। ड्यूरिंग द मंथ डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। corresponding debit credit notes were issued on 5 सितंबर 2023। पहली चीज तो ये कि 23 मिलियन का सामान था और रिटेल प्राइस उसकी कितनी थी, 25 मिलियन। ठीक है भाई, थर्ड स्केड्यूल आइटम के बारे में हमें पता है ना क्या, पत्थर की लकीर, कि रिटेल प्राइस चाहे सामान खरीदो चाहे सामान बेचो, रिटेल प्राइस पे सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बनानी है, राइट। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 23 मिलियन का, लेकिन रिटेल प्राइस थी 25 मिलियन, जिसमें से 10% का सामान वापस हो गया, राइट। अब ये वापस जो हुआ इसका डेबिट क्रेडिट नोट कब इशू हुआ है, सितंबर में। आप कौन से मंथ का कैलकुलेशन बना रहे हैं, पहले तो ये देखें। तो रिटर्न कौन से मंथ में लिखी जाएगी, सितंबर में ना। जब डेबिट क्रेडिट नोट होगा तभी रिटर्न लिखोगे ना, उससे पहले तो नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये है कि 23 को क्या करना पड़ेगा, 25 मिलियन, और रिटर्न्स को अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। सो 23 को 25 करने के लिए आप 2 मिलियन जमा कर दें। ठीक है जी, क्लियर। रिटर्न्स अगर ये लिखा होता 5 अगस्त को हो गया डेबिट क्रेडिट नोट, तो फिर मैं 10% का रिटर्न भी बनाता, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन comprise of various cosmetic products listed in third schedule to unregistered tier 1 retailer। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचो कोई सामान और वो थर्ड स्केड्यूल आइटम हो, तो क्या होता है, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। ऐसा रो याद है ना। तो इसलिए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां पे आपने लिखा है, ऊपर जाएंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन, किधर गया, सप्लायर टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन, कितनी अमाउंट है, 8 मिलियन की, 8 मिलियन है ना, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। बस आपने ऐसे ऐसे करते ना, हाँ हाँ, सही सही, ठीक है। ओके, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि जब आपने फर्दर टैक्स जो कैलकुलेशन है वो नहीं बनानी है यहाँ पे, ठीक है। सो 8 मिलियन के ऊपर आप 18% सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे,
4% से फर्दर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या रीजन बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है। थर्ड स्केड्यूल आइटम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचो तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्ट्स कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स शिप टू यूएई। अब एक्सपोर्ट है तो फिर कुछ भी हो, कुछ भी हो एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड ही रहेगा ना। यूएई को जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, कोई इंपैक्ट होगा इसका, इस इंफॉर्मेशन का? हाँ, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये तो ऐसे ही एक बात लिखी हुई है। अगर यहाँ पे लिखा हो एक्सपोर्ट कंप्राइज ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शिप टू यूएई ऑन अ कंटेनर विच इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है जी, गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, लेट्स से कुछ भी और लिखा हो, एक्सपोर्ट है, बस बात खत्म हो गई, सेल्स टैक्स जीरो रेटेड। पैकिंग मटेरियल वर्थ 6 million were returned to supplier on 10 August 2023 and corresponding debit credit notes were issued on the same date. These returned materials were purchased on 2 फरवरी 2023। क्या है भाई, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इतना तो बता दें। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट है, इसका मतलब परचेज कौन सी वाली है? रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। सो 44 million, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 44 million। और हमारे पास कुछ पैकिंग मटेरियल है जो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, और डेबिट क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया। तो अब रिटर्न रिकॉर्ड करना चाहिए ना हमें, रिटर्न रिकॉर्ड करना चाहिए। देखें जरा क्या लिखा है। पैकिंग मटेरियल वर्थ ₹6 million वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 10 अगस्त 2023 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड ऑन सेम डेट। दीज रिटर्न मटीरियल्स वर परचेज्ड ऑन 2 फरवरी 2023। ये खरीदे आपने कब थे? 2 फरवरी 2023 को, ठीक है जी। अब इसका क्या ताल्लुक डेबिट क्रेडिट नोट्स और ये इसके साथ? हाँ, 180 डेज। सो 180 डेज वाली एक प्रोविजन है, वो क्या है जरा देखें डेबिट क्रेडिट नोट्स में। Adjustments which lead to reduction in output tax or increase in input tax can only be made if corresponding debit credit note is issued within 180 days of relevant supply। डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से ऐसी एडजस्टमेंट जिसकी वजह से आउटपुट टैक्स क्या हो जाए, कम, और इनपुट टैक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो 180 दिन में होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, पैकिंग मटेरियल रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब इनपुट टैक्स बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, कम होगा, इनपुट टैक्स कम होगा। 180 दिन की लिमिट लगती है या नहीं लगती? कब लगती है देखिए, अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा हो तब 180 दिन की लिमिट लगती है, राइट। लेकिन सरप्राइजिंगली आई कैप ने इसको 180 डेज वाली रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये अगेन वो एक एक नंबर की एडजस्टमेंट है ना। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे अपना पॉइंट कि चूंकि यहाँ पे इनपुट टैक्स इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए 180 डेज की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सो ये एक नंबर से ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं है। आई कैप यहाँ पे डिफर करता है, वो ये कहता है कि नहीं, अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो वो किसी की सेल रिटर्न भी तो है। सेल रिटर्न है तो मतलब ये कि आउटपुट भी तो रिड्यूस हो रहा है। आउटपुट रिड्यूस हो तो क्या करना है, 180 दिन की लिमिट लगानी है, तो इसलिए हम ये दोनों एडजस्टमेंट्स डिसअलाउ कर देंगे, राइट। तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्रोविजन ऑफ लॉ एक्सप्लेन कर देंगे साथ में कि मैं इस वजह से इसको कर रहा हूँ, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। आपके लेवल पे इतना इन डेप्थ वो नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 7। अब अगेन ये एक आधी एडजस्टमेंट की वजह से ये नहीं कहना जी मैं तो अब कुछ भी कहूंगा तो आई कैप हो सकता है गलत कह दे, इस तरह भी पागल नहीं बैठा हुआ आई कैप। आई कैप ने बिल्कुल एक उसको सोल्यूशन का रिव्यू भी होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो ऐसे नहीं है, सिर्फ एक आधा कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ऐसे नहीं कर सोचना आपने कि यार मैं तो हम तो कुछ भी लिख दें तो आई कैप गलत सोच सकता है। ये कहीं एक आधी जगह पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। A purchase of raw material from registered person for ₹2.9 million on 10 फरवरी 2023 was inadvertently omitted in sales tax return for the month of February 2023 and onward.
परचेज है या सेल है? क्यों जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2.9 मिलियन की, लेकिन आप भूल गए। परचेज के बारे में क्या कहता है सेल्स टैक्स लॉ? अगर आप भूल जाओ तो क्या कर सकते हो? हाँ। हाँ, आप सिक्स सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में जब चाहें उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो देखें ये कौन से मंथ की है? फरवरी की। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 6वां महीना बन रहा है ना, तो कर सकते हैं इसको, 2.9 मिलियन को। तो 2.9 मिलियन क्लेम कर लें, इस दफा शामिल कर लें अपनी परचेज में। Perfumes having retail price 1 million were provided to marketing staff as part of promotion campaign, allowing walk-in customers at malls and kiosks to try the fragrances for free. हुआ है कभी आपके साथ ये? एंटर हो किसी आप जे डॉट में, बोनांजा, सतरंगी में, फौरन से ही आपके ऊपर स्प्रे कर दें, राइट? ओके, सो क्या वो सेल ट्रीट होगा? सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या आपने अपने सेल्स मैन को जो परफ्यूम दिया हुआ है, जो लोगों पर छिड़क रहा है, वो सैंपल टेस्ट करवा रहा है, क्या वो सेल ट्रीट होगा? वो परफ्यूम सेल कंसिडर होगा या नहीं? राइट? किसने बोला यस? जिसने भी बोला ठीक बोला। किस वजह से कहा आपने ये? क्योंकि सप्लाई का डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी आइटम को प्राइवेट बिजनेस, नॉन बिजनेस यूज में लाते हो और वो आइटम ऐसा है जो आपने खुद प्रोड्यूस किया है, तो अब सवाल में देख लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो कि नहीं परफ्यूम के, तो फैसला हो जाएगा। ऊपर देखें क्या है, बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं ना, इसका मतलब आपका प्रोड्यूस्ड आइटम है, इसका मतलब सेल ट्रीट होगा, सप्लाई ट्रीट होगा, राइट? ओके, सो 1 मिलियन विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। तो ये 1 मिलियन हम यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे एज अ सेल्स। सो 33। जी, फिर भी अगर फ्री सैंपल आप देते हैं, सर्फ एक्सेल वाले आपको कहता है जी फ्री सैंपल ले लो, सर्फ एक्सेल वाले ने आपको दिया ना कि उस वो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए सेल ट्रीट होगा। लेकिन अगर आपको आपकी दुकान के चाचा जी कहते हैं कि बेटा कभी कपड़े भी धोया करो, ये लो फ्री ले लो, नाउ दैट्स नॉट सेल्स। कि फ्री सैंपल अगर वो दे रहा है, उसका मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है। समझे बात? ओके, बस कंप्लीट, डन हो गया। बाकी सारी चीजें वही हैं। अब एक दफा आपने सेल की फिगर, परचेज की फिगर, वैल्यू सप्लाई फाइनल होगी, आगे काम तो आसान है। आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे 18% से, और उसके बाद इनपुट टैक्स माइनस करेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की लिमिट लगा के। ओके जी, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल मुकम्मल कर लें। आखिरी सवाल मुकम्मल कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा आपको। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, पेज नंबर 21 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है जी, पेज नंबर 21 ऑफ योर बुक। ओके जी, डन हो गया। प्रेजेंटेशन, सॉरी, कौन सी? जो वो स्टार्ट में प्रेजेंटेशन चलाई थी मैंने, उसकी बात कर रहे हैं आप? ओके। ओके, चलें फिर हम इस मीटिंग को क्लोज कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है जी? ओके जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स।